जी मैम, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके। मेरी आवाज़ क्लियर है बिल्कुल? जी क्लियर है। ठीक है, लेट मी नो जब मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो तो। इज इट विजिबल? यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, आज हम रीडिंग मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा मार्किंग क्राइटेरिया देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। आइल्स की एग्जाम की तैयारी करते टाइम पे हमें सब मॉड्यूल्स में देखना है। हमें पता होना चाहिए कि अच्छा, हम जब टेस्ट दे रहे हैं तो किन चीज़ों पे हमें फोकस रखना चाहिए, जिनके मार्क्स हैं, जिनके स्कोर्स लगेंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही फोकस करने वाली नहीं है। अगर आप कर लेते हैं उन पे, दैट्स गुड। अगर नहीं करते तो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। ठीक है, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए जब आप एग्जाम के लिए बैठते हो। उससे पहले आपको सब कुछ, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपना बहुत कम टाइम लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत कम टाइम में अच्छी प्रैक्टिस करके हम अच्छे स्कोर्स ले सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले पूरे एग्जाम में जो 4 मॉड्यूल हैं उनकी देख लेते हैं क्या मार्किंग स्कीम है, किन किन चीज़ों पे कौन सी ऐसी की पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे हमें मोस्टली फोकस अपना रखना है, जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। उसके बाद हम आइल्स की रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो स्पीकिंग पैटर्न है उसकी देख लेते हैं कुछ टिप्स। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको फॉलो करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले, स्पीकिंग पैटर्न में आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर बोल रहे हैं तो उसमें आपकी हेजिटेशन फील ना हो। ठीक है, आपके फेस एक्सप्रेशन ऐसे ना हो कि आप हेजिटेट लग रहे हो, आप घबराए हुए लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। ठीक है, आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलना है और हेजिटेट नहीं होना। आपकी जो स्पीड है बोलने की, वो मीडियम होनी चाहिए, ना ही बहुत स्लो कि अगले को नींद आ जाए, ना ही बहुत फास्ट कि समझ ही ना आए कि क्या बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग ही ना डेवलप हो। अपने एक्सेंट को आपने देखना है कि जो आपका एक्सेंट है, नेचुरली जो आपका एक्सेंट होता है वो आपने रखना है। उसकी कोई मार्किंग नहीं होती। ठीक है, एक्सेंट की कोई मार्किंग नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारी ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना। ठीक है, हम डेली लाइफ में इसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते जितना अमेरिकन यूज कर रहे होते हैं इस लैंग्वेज को। तो अपना एक्सेंट आपने वही रखना है। अगर आप एक्सेंट को फेक करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप अपने टॉपिक से, अपना जो पर्पस होगा ना उस मॉड्यूल का, उससे हट जाएंगे, क्योंकि आपका मेनली फोकस फिर एक्सेंट पे हो जाएगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड को आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन पंजाबी में हो रही हो, या फिर कोई सिंधी का एक्सेंट हो रहा हो उस प्रोनाउंसिएशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी वाली होनी चाहिए, क्लियरली वर्ड हो, समझ में आए कि अच्छा क्या बोला है। क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं, आपका वो सारा जो भी आपकी स्पीकिंग का मॉड्यूल का ड्यूरेशन होता है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। आपका एक एक वर्ड रिकॉर्ड होता है, एनालाइज होता है, उसके बाद फिर आपके वो जो मार्किंग है वो होती है। देखते हैं कि वो कौन सा वर्ड सॉरी, कौन सा वर्ड ऐसे है जो आपने ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया, फिर वहां डिडक्ट कर लेते हैं आपके मार्क्स। और अपनी मदर टंग प्रोनाउंसिएशन, जैसे अभी मैंने मेंशन किया, पंजाबी, सिंधी, उर्दू जो भी आपका है एक्सेंट, उसको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, एक ही एक्सेंट रखना है, एक ही प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। आपके जो भी जितने भी आइडियाज हैं, आपसे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी वो क्यूरी पूछ लेते हैं, आपका जो क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन होता है जब वो आता है, तो फॉर एग्जांपल वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, या आपका कोई एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, आपका कोई टूर आपने किया हो, आपने कोई फैमिली ट्रिप पे गए हो, या फिर आपने स्कूल कॉलेज ट्रिप पे गए हो। आपका वो एक्सपीरियंस अगर पूछ लेते हैं तो आपने एक पूरे फ्लो से चलना है। आपने पहले, सबसे पहले बताना है हमने क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर ली, फिर हम गए वहां पे, हमने क्या एक्सप्लोर किया, कितना एंजॉय किया, और हमारा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा। ऐसा नहीं आप पहले बता दो कि एक्सपीरियंस ये रहा और फिर उसके बाद स्टोरी शुरू कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो पूरे एक सीक्वेंस से आप चलेंगे, उनको बताएंगे तो समझ भी आएगी, एक आइडिया पूरा जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और डाइग्रेस का यहाँ पे मतलब है कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपने टॉपिक से, जो आपका सब्जेक्ट है उस टॉपिक का उसी पे ही रहना है। अगर आपने उन्होंने आपसे एक सवाल किया है, उसी क्वेश्चन के ही आपने सराउंडिंग में रहते हुए सारे जवाब देने। ऐसा नहीं है कि आप अपने टॉपिक से हट के बात कर लें और फिर दोबारा वापस उस टॉपिक पे आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपने आंसर्स को कभी भी आपने याद नहीं करना। ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता चले कि अच्छा ये चीजें रिपीट हो रही हैं, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो बार बार आ रहे हैं आइल्स में। आपके फ्रेंड ने दिया, फिर आप फिर किसी और ने दिया, आपको पता चल रहा है कि अच्छा इस तरह के ना क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं रट्टा मार लेता हूँ, जैसे स्कैम वो होते हैं ना, क्रैमिंग। तो मैं इन सबको याद कर लेता हूँ और मुझे इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो भी टॉपिक्स वो लेते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो रैंडम होते हैं, डिफरेंट। अगर उनको थोड़ा सा भी शक होता है ना कि आपने याद की है या आप क्रैमिंग करके आए हैं चीजों को, आप समझ के नहीं बता रहे, तो वो आपसे डिफरेंट जो क्यू कार्ड होता है क्वेश्चन का, उससे डिफरेंट उसकी उनकी चॉइस होती है कि वो डिफरेंट क्वेश्चन कर लें। तो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्यू कार्ड वाले ही करें। लेकिन उनको आपने फील नहीं होने देना कि आप बिल्कुल परेशान हैं, हेजिटेट हुए में ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं है। और आपकी जो टोन है वो सेमी फॉर्मल होनी चाहिए, इतनी भी फॉर्मल ना हो और इतनी भी इनफॉर्मल ना हो, बिल्कुल फ्रेंडली एंड रिलैक्स ना हो कि आप अपने दोस्त से बात करें, ऐसा ना लगे। थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना, एंड सेमी फॉर्मल टोन इज एनफ। अगर लिसनिंग की बात करें, तो उसमें अभी हमने प्रैक्टिस की पिछले दिनों लिसनिंग की। तो उसमें हमने क्या देखा कि हम जो भी ऑडियो प्ले होता है, जब हम उनके आंसर्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, अच्छा ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्ले हो गई, आपने मेमोराइज कर लिए आंसर्स, अपने माइंड में रख लिए, कहीं पे नोट डाउन कर लिए कि ये है तो मैं ये लिखूंगा, मिस हो जाते हैं। जैसे ही वो बोले, थोड़ा सा पॉज लेने के बाद, जैसे ही वो एक सेक्शन उनका कंप्लीट हो, आपके आंसर्स लेटर बाय लेटर वहां पे लिखे होने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं, या फिर आप आपके पास पेपर होता है, अगर आप इन पर्सन जाके वहां देते हैं, सॉरी इन पर्सन तो देते ही हैं, अगर पेपर बेस्ड देते हैं तो उस पेपर पे फिर आप लिख लेते हैं। जैसे ही आपको आंसर समझ में आता है कि अच्छा ये आंसर हो सकता है, आप लिखें, और उसके बाद आप फिर आंसर शीट पे उसको नोट कर लें। लेकिन अटेंटिव होके सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आएंगी कि जो आंसर्स है ना वो चेंज भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। जैसे हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स में देखा था, हम खुद भी कंफ्यूज हो गए थे कि एक बार उन्होंने किसी चीज की प्राइस बताई कि इतने डॉलर है, बाद में उन्होंने कहा कि इस पे डिस्काउंट है तो आपको इतने की मिल जाएगी। ठीक है, वो कितने टाइम तक का डिस्काउंट है, ये है सारा उन्होंने बताया, तो वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, और डिस्काउंट वाली इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी थी लेकिन हमने पहले वाली कर दी। तो कुछ इस तरह की कंफ्यूजन हो गई थी। तो उसका ख्याल आपने रखना है कि ये इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है विद टाइम ऑफ, लाइक आपका थोड़ा सा जैसे टाइम गुजरता है वो इन्फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं और हम अपना आंसर लिख के लिख लेते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है और आंसर को एक्यूरेट ही लिखना है। आपके जो एयरफोन्स हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा लो ना हो कि आपको समझ ही ना, और ज्यादा हाई करेंगे तो ज्यादा फिर आपके ईयर्स को भी अच्छा साउंड नहीं आएगा और वो समझ में भी नहीं आएगा। तो मीडियम रखें, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर लें। आप जैसे अगर कोई प्राइस की बात है, या अगर डेट है, या फिर ईयर्स हैं, मंथ है, तो आप देख लेना कि वो, अगर किसी मंथ की बात करना है तो आपके माइंड में जो मंथ या ईयर का वर्ड होगा ना, वो एज अ की वर्ड होगा, हाईलाइटेड पॉइंट होगा। तो आपने माइंड में रखना है, जब भी ये किसी डेट की बात करेगा, जब भी किसी मंथ या ईयर की बात करेगा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग मुझे सुनाई देगी वो चीज़, तो मैं फौरन से लिख लूंगा। ठीक है, आपके डिफरेंट एक्सेंट्स के साथ आप फेमिलियर हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही एक्सेंट को सुनते रहें, आप एक ही तरह के एक्सेंट की प्रैक्टिस करें, और हो सकता है कि आपका जो रियल टेस्ट हो उसमें वो वाला एक्सेंट ना हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, और आपको मुश्किल हो रही हो कि अच्छा मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही, प्रैक्टिस में तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इस तरह की चीज, तो इस तरह की चीजों से आपने बचना है, और हर तरह की जो एक्सेंट है उससे आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, लिसनिंग के लिए। अच्छा, राइटिंग में हम देखेंगे कि हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है, जो मुश्किल सेंटेंसेस है जो समझ में नहीं आते हैं। अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी होगी ना, तो हम जो हमारे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, ये जो ऐसे कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में ना आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम एक वर्ड का जो मुश्किल वर्ड है उसका अगर हमें सिनोनिम पता होगा ना, तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे उस वर्ड को अपने माइंड में रख के कि अच्छा ये वर्ड अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, फिर मैं इस सेंटेंस को पढूं,
तो ये काफी अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियल टेस्ट की बात नहीं करी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या सेंटेंस है, आप उसको कॉपी करें, गूगल कर लें, या फिर जो भी आपको सर्च इंजन सही लगता है कि जिसपे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको उसकी ट्रांसलेशन अच्छी मिल सकती है, आप वहाँ पेस्ट करें, देखें कि अच्छा इस सेंटेंस का क्या मतलब है। तो वो मतलब समझ में आ जाए, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद कंटिन्यू करें जो भी आपकी प्रैक्टिस है। और राइटिंग में क्या होता है कि आपका आपके पास कुछ ग्राफ्स होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, उनको देखते हुए आपने बताने होते हैं कि इसके क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अगर किसी की वहां पे रेशो है वो बतानी है, अगर किसी प्रोडक्ट का पैटर्न बताया गया है कि ये इस ईयर में इतना ज्यादा सेल हुआ, फिर अगले साल में इसकी जो ट्रेंडिंग है वो डाउन पे गई है, जो भी आपको सारी बहुत अच्छे से लिखनी होती हैं, और आपके पोर्शन जो हो ना पैराग्राफ्स के, वो इक्वली प्रोपोर्शन हो। ऐसा नहीं है एक पैराग्राफ बहुत लेंथी कर दिया, एक पैराग्राफ बहुत ही शॉर्ट कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर 3 पैराग्राफ्स हैं, 4 हैं, तो उनकी प्रोपोर्शन, उनकी जो रेशो होती है ना, वो इक्वल हो, 4 4 लाइन्स के हो जाएं, 3 3 लाइन्स के हो जाएं, डेट्स इनफ। ज्यादा लंबे भी नहीं पढ़ते वो देखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, वो जो चीज बताई गई है आपने वो अच्छे से एक्सप्लेन कर ली है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर आपकी वहीं पे उसको डिस्कार्ड के कर दिया जाता है आपके सेक्शन को। अगर तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से लिख लिया है, तो फिर ठीक है, वो सारा पढ़ते हैं और आपके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं। ठीक है, आपके जो बैंड्स होते हैं, आपने देखना है कि ट्रेंड अगर आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप डाउनवर्ड ट्रेंड को बताएं फिर अपवर्ड को बताएं, फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड। अगर मैं इस तरह से बात करूं, अगर हमारे पास एक पैराग्राफ, सॉरी एक ग्राफ बनाओ, अगर मैं यहाँ पे बता सकूं, इस तरह से एक ग्राफ है, और यहाँ पे ना कुछ प्रोडक्ट्स के नेम है, ठीक है, और यहाँ पे उनकी वो बताई गई है कि कितने परसेंट वो सेल हुए हर साल में। तो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, जा रहा है, फिर अपवर्ड पे आ गया है, तो इस तरह से करके ये ट्रेंड एक चल रहा है। आपने ऐसा नहीं करना कि बहुत मैसी कर दें आप, डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। आप कर ये सकते हैं कि 2 सेक्शन बना लें, पहले डाउनवर्ड ट्रेंड्स बता दें, फिर अपवर्ड्स बता दें, फिर ऐसा बता दें जो दोनों में कॉमन हो। अगर एक ऐसा पॉइंट है जो कि 2 इयर्स में कॉमन आ रहा है, कि उनका, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बनाना की बात करूं या मैं मैंगो की बात करूं, अगर ये 2 फ्रूट्स ऐसे हैं जो एक ही एरिया में दोनों ईयर्स में या तीनों ईयर्स में सेम रेट पे चल रहे हैं, ठीक है, उनकी डाउनवर्ड नहीं हुई है, वो अपवर्ड ही जा रहे हैं, ठीक है, सेम है ट्रेंडिंग, तो वो ट्रेंड आप बताएं। वो एक एक यूनिक जो है ना आपका वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आप बता दें कि डाउनवर्ड्स कितने हैं, फिर उसके बता दें अपवर्ड्स कितने हैं, तो एक अच्छी तरीके से आपका जो है ना वो इफेक्टिव राइटिंग हो जाएगी। अगर आप जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे बता रहे हैं, पहले इसका बता दिया फिर इसका फिर इसका, वो इफेक्टिवनेस नहीं आती, और ना आपके फिर स्कोर्स अच्छे आते हैं। वो हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने अपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है, क्योंकि इससे ज्यादा बहुत ज्यादा जो है ना वो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता, समटाइम्स स्पेलिंग हम देखते हैं, हमें देखने में तो या लिखने में तो सही लग रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रामरली नहीं होगा, वहां पे कोई स्पेल चेकर वाला कोई टूल हमारे पास नहीं होगा। अगर हम कंप्यूटर बेस दे रहे हैं तब भी नहीं होगा, और पेपर बेस में तो वैसे ही हमें नहीं पता चलता कि स्पेलिंग ठीक है या नहीं। ठीक है, समटाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर वो टाइम का इतना प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि टाइम कम रह गया, जल्दी जल्दी लिखना है, तो उसमें हम मिस्टेक्स कर जाते हैं। कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है। आपने देखना है कि डॉट है, डॉट के बाद आप, ये सेंटेंस खत्म हो गया, और उसके बाद आपने कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप डॉट के बाद भी स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते जा रहे हैं। पंचुएशन का ख्याल रखना है, कॉलन कहाँ आएगा, अपोस्ट्रोफी कहाँ आएगी, ठीक है, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ एक्यूरेटली पुट होंगी, वो चीजें आपने देखनी। अच्छा, ये हमारा इस वीक का है, जिसको हमने करना है मॉड्यूल कवर, विच इज रीडिंग पैटर्न। अच्छा, हम सबको पता है ना कि जो रीडिंग पैटर्न है उसमें हमें सिर्फ रीड करके आंसर्स देने हैं, हमें टोटली अंडरस्टैंड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमें जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो या उनकी पहले से नॉलेज हो, क्योंकि टॉपिक तो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी मैगजीन से, कोई भी जर्नल से, किसी भी न्यूज़पेपर से कोई भी टॉपिक पिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश का टेस्ट है, और ये कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आ सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं है कि हमें उसका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, हमें एक पैटर्न, एक स्ट्रेटेजी समझनी है। अगर वो समझ आ गई हर क्वेश्चन टाइप की, तो दैट वुड बी इजी फॉर अस कि हम किस तरह से एग्जाम में इसको अच्छा परफॉर्म कर लें।
हमें डिफिकल्टी इस वजह से होती है ना, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में और लिसनिंग में, क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। जो बाहर के लोग हैं उनकी तो ये मदर लैंग्वेज है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उनके लिए बहुत आसान है ये चीजें। सिर्फ उनको स्ट्रैटेजी समझनी है, वो उनके लिए काम हो गया। हमें यहाँ पे अपनी वोकेबलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, पंचुएशन, सारी चीजें इंप्रूव करनी है, एंड साथ साथ में हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करनी है। तो आप ट्राई किया करें कि कम्युनिकेट करें। अगर आपका कोई घर में कोई छोटा बड़ा भाई बहन है, उसको उसको सामने बिठा के आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दें। कोई भी टॉपिक लें, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें, समझें, और स्टार्ट टू कम्युनिकेट विद हिम और हर। अगर नहीं है तो आप अकेले हैं, खुद को शीशे के सामने रखें और बात करना स्टार्ट कर दें। आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, जैसा भी बोल रहे हैं, जस्ट आप अपना फोकस करें पहले फ्लुएंसी पे। फ्लुएंसी आ गई, फिर फोकस करें अपनी वोकेबलरी पे। फिर फोकस करें कि कितना आप एक्यूरेटली बात कर पाते हैं, आप अपनी बात को सामने वाले को कन्वे कर पा भी रहे हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आपकी बात सिर्फ आप ही को समझ आए, बाकी किसी को समझ ही ना आए, ऊपर से सर के गुजर जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, उनको पढ़ा करें। जर्नल्स हैं उनको पढ़ा करें, जो मैगजीन्स हैं उनको देखा करें, और उसमें कोई भी टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं वहां पे देखें, उसके बारे में पढ़ें और बात करना स्टार्ट कर दें। इस तरह से आपकी वोकेबलरी जो है इंक्रीज होगी। जैसे वोकेबलरी में मैं कहती हूँ, जो सिनोनिम्स हैं आप इनको याद नहीं कर सकते। ठीक है, आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ ही खुद ही इंप्रूव होती जाएगी। जैसे अगर टू वर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, लिखने का तरीका दोनों का डिफरेंट। ठीक है, सारी चीजें सेम है लेकिन मीनिंग जो है वो, सॉरी, सारी चीजें डिफरेंट है, मीनिंग जो है वो सेम है। तो जब इस तरह की चीजें आप देखेंगे, आपकी नजरों से बार बार चीजें गुजरेंगी प्रैक्टिस के टाइम पे, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इन चीजों को अंडरस्टैंड करना, समझना। तो इसके लिए टिप ये हो सकती है कि आप जो है एक क्वेश्चन टाइप पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें जब तक आप उसमें अच्छी एक्सपर्टीज आपकी ना आ जाए। जैसे हमारा जो फर्स्ट रीडिंग का सेंटेंस होगा, वो जो सेक्शन होता है, वो सेंटेंस कंप्लीशन जिसको कहते हैं, जिसमें वन वर्ड ओनली वाला होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने 5 PM ज्वाइन किया था, जब मैंने इसको ट्रेन किया था, तो उन्होंने देखा होगा कि हमने कितने अच्छे तरीके से उनकी स्कैनिंग एंड स्किमिंग करके बहुत कम टाइम में प्रैक्टिस करके उनके आंसर्स जो है वो फाइंड कर लिए थे। हालांकि हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। तो वो स्ट्रेटेजी जब आप समझ लेंगे ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसमें दो चीजों का आपको ख्याल रखना है, स्कैनिंग एंड स्किमिंग का। ठीक है, स्किमिंग बेसिकली होता है कि आप रेपिडली स्पीडीली उसको पढ़ लें पैराग्राफ को, और ओवरव्यू आपको पता चल जाए, जर्नल ओवरव्यू इस पैराग्राफ का क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि किसी डिजीज के बारे में बात की गई है एक पैराग्राफ में, या अगर कोविड-19 पे बात की गई है, या अगर बच्चे एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं उनके बारे में कोई बात की जा रही है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो आप देखें कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई उस टॉपिक की, आपने जल्दी जल्दी उसको पढ़ लिया, ठीक है। डीप डाउन उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है, डीपली उसको रीड करना भी जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद करनी है स्कैनिंग। स्कैनिंग में आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन टाइप डिफरेंट होता है, उसमें हमें हर तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। पिक किए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप स्कैन कर पा रहे हैं स्पेसिफिक आंसर को, स्पेसिफिक वर्ड्स को, कि नहीं। और वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि रॉबर्ट इज स्टडिंग इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सिंस 1990। ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस मैंने बोला, तो उसमें आप देखें, मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप में ये क्वेश्चन है, और मुझे कंप्रीहेंशन पैराग्राफ्स की तरह उसमें से आंसर फाइंड करना है। ठीक है, आगे कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ गई, ये फर्दर वो कह रहे हैं कि उसने जो डिग्री की है वो मेडिसिन में की है, या उसने कंप्यूटर साइंस में किया है, या वट एवर कहीं पे भी की है, तो वो उसकी फील्ड आ गई आगे उसकी स्टडी की। अब मुझे फील्ड नहीं पता, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं क्या करूंगी? रॉबर्ट एक नाम है, उसको हिम या ही से वो कर सकते हैं रिप्लेस। ठीक है, मैं उसको माइंड में रख लिया। मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को माइंड में रख लिया, क्योंकि ये चीज रिप्लेस नहीं हो सकती। ठीक है, ये रिप्लेसेबल नहीं है ये वर्ड्स। और मैंने जो सन है 1990, उसको माइंड में रख लिया। तीन मेरे पास कीवर्ड्स आ गए। अब उन तीन कीवर्ड्स को मैंने देख के क्या करना है, स्कैनिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मुझे
पैराग्राफ्स को लोकेट करना है। मुझे देखना है डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं ABCDEF, ठीक है, उनमें से देखना है कि इस तरह की बात रॉबर्ट के बारे में कि वो पढ़ रहा है किस यूनिवर्सिटी में, कब से, किस फील्ड में, इस तरह की बात किस पैराग्राफ में, क्योंकि हमने तो ओवरऑल उसकी स्कीमिंग पहले ही कर ली है ना पैराग्राफ्स की। हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया लोकेट, हमें पता चल गया ई पैराग्राफ में या किसी पुराने पैराग्राफ में पढ़ा है इसका आंसर। हमें नहीं पता आंसर किस लाइन में है। अब हमारा काम है कि आंसर को फाइंड करने से पहले हम उसकी लाइंस को लोकेट करें। जो पैराग्राफ है ना उसकी लाइंस को देखें कि किस लाइन में हमें ये बात मिल रही है। अगर तो हमें वो लाइन मिल जाती है देन वी हैव टू लोकेट द आंसर। हमें प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा आंसर है, फिर हम देखेंगे। अब पैराफ्रेजिंग होगी, वोकेबलरी यहाँ पे यूज होगी। वोकेबलरी अगर आपकी अच्छी है तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगी कि पैराग्राफ अगर पैराफ्रेज हुआ हुआ है या लाइन अगर पैराफ्रेज हुई भी है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है उसमें, अगर आप समझ रहे हो उस लाइन को अच्छे से। और अगर एक ऐसा वर्ड आ जाए जो उसका सिनोनिम यूज हो, ठीक है, स्टडी की जगह कुछ और आ जाए वर्ड, ठीक है, सिंस की जगह वो कुछ और वर्ड यूज कर लें, रॉबर्ट की जगह हिज या हिम यूज हो रहा हो, कुछ भी, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे उस लाइन को और आपकी वोकेबलरी उसमें अच्छी होगी, आपको वर्ड्स का पता होगा, वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप आसानी से उसका आंसर वहां पे फिर मेंशन होगा कि अच्छा इस फील्ड में उसने स्टडी की इतने साल से। या फिर वो ये नहीं कह सकते, अगर फॉर एग्जांपल ईयर्स का मेंशन है ना कि इस साल से इस साल तक पढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल 4 इयर्स हो गए या 5 इयर्स हो गए, तो वो यहाँ पे पैराग्राफ में मेंशन कर देंगे सन के बजाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। आपने हर तरह से प्रिपेयर करना है खुद को। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस आप अच्छे से ना करें और फिर ब्लेम कर रहे हो कि मैंने तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, पता नहीं क्या हो गया, कंफ्यूज हो गई थी, या फिर एग्जाम चक्कर अच्छा नहीं है। तो इन चीजों को ब्लेम करना बंद करें और खुद को देखें कि किस तरह से आप स्मार्टली वर्क करके कर सकते हैं अपना काम। स्मार्टली वर्क करेंगे ना तो इफेक्टिवनेस आएगी आपके काम में, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कम टाइम में। और एक सीक्वेंस का आपको ख्याल रखना है, जैसे सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। अगर आपको एक आंसर, फॉर एग्जांपल 4 to 5 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स मुझे फाइंड करने हैं, मेरे पास एक पैराग्राफ है, अगर तो लकीली मुझे उसी पैराग्राफ में सारे आंसर्स मिल रहे हैं तो मैंने क्या देखना है, पैराग्राफ है 8 लाइन्स का। अब मैंने क्या करना है कि अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे लाइन नंबर 3 में मिल रहा है, अगर मुझे लाइन नंबर 3 में मिल रहा है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, लाइन नंबर 3 से नीचे वाले जितनी भी लाइंस होंगी मुझे अपने बाकी के आंसर 2 3 4 5 वाले उन्हीं लाइंस में मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइन नंबर 3 में मुझे पहला आंसर मिल रहा है और लाइन नंबर 2 में मुझे थर्ड या फोर्थ आंसर मिल रहा है, नहीं। वो एक सीक्वेंस का ख्याल रखना है, ये एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है जिसको हमें समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि हम आगे पीछे देख रहे हैं और वो एक सीक्वेंस से आंसर्स जो है वो चलते जा रहे हैं पैराग्राफ में। तो अपनी आपने इम्प्रूव करनी है खुद, ये रीडिंग जो स्पीड है उसको आप जितना रीड करेंगे, न्यूज़पेपर्स रीड करें, जो भी आपको मिलता है, बुक्स पढ़ी हैं, रीड करें विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जरूरी नहीं आप अंडरस्टैंड करें, बस रीड करें, ताकि आपकी स्किमिंग एंड स्कैनिंग की जो स्किल्स है ना वो इम्प्रूव हो सके। आपकी जो वोकेबलरी है, नहीं समझ में आ रहा है, डिक्शनरी देखें, ऑनलाइन डिक्शनरीज होती हैं, वर्ड लिखें, उसके हजारों मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सारे आ जाएंगे, उसको देखें और समझ लें। कीवर्ड्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि कैसे आपने कीवर्ड्स लिखने हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे फिर ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अपने देखना नहीं है कि कितना आपके पास नॉलेज होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब इस चीज को आप भूल जाएं। रैंडम टॉपिक्स आते हैं, बिल्कुल अनसीन होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिपीट दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, तो वो उन उनको आपके आइल्स एग्जाम में जो है वो लाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई भी हो हर तरह की और आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाओ अपने हर एक सेक्शन को, हर एक मॉड्यूल को। और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है ना, आपने देखना है कि उसको अटेम्प्ट जरूर करके आना है, चाहे आप रॉन्ग कराएं। ऐसा नहीं कि सारा आप रॉन्ग ही करके आए, जहाँ पे आपको लगे कि ये मुझे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो उसको खाली नहीं छोड़ना, जरूर कुछ ना कुछ वहां लिख के आना है। लकीली हो ये सकता है कि समटाइम्स उनको अगर वो चेक करें, थॉरोली चेक हो जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन लकीली अगर ब्लैंक छोड़ेंगे फिर तो वो रॉन्ग ही होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है कि इसका आंसर ये हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है, जो आपको लगता है कि ठीक है आप वो फिल कर दें, मे बी वो ठीक हो,
ठीक है, आपकी कंफ्यूजन हो, आपको ना समझ में आए, आपको ना पता चले, तो खाली कुछ नहीं छोड़ना, आपने जरूर कुछ ना कुछ जो है ना वो फिल करके आना। ठीक है। अभी ये जो पैटर्न्स मैंने बताए हैं, जो टिप्स शेयर किए हैं, इनके इनमें कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ लें, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। या तो सबको समझ में आ गया है तो किसी को समझ नहीं आया। ओके। अच्छा। ठीक है। अच्छा, मैं ये पीडीएफ शेयर भी कर दूंगी और स्लाइड्स भी, अगर किसी को बाद में देखनी है और रिकॉर्डिंग भी देख सकता है तो स्लैक पे हम शेयर कर देंगे। अच्छा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और भी हैं, हम इनको देख लेते हैं जो थोड़ी डिटेल से हैं, अगर मेरी स्क्रीन ये वाली विजिबल है तो। यस मैम, विजिबल है। ओके। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि आइल्स जो इसका रीडिंग टेस्ट है, वो सिर्फ रीडिंग टेस्ट नहीं है, इसमें आपकी वोकेबलरी देखी जाती है, आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी है। और वो स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी और आपके चांसेस जो है वो इंप्रूव होंगे कि आपके अच्छे बैंड स्कोर आ सके। ठीक है। और यहाँ पे मेंशन सेकंड पॉइंट में क्या है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, दैट्स ओके। ठीक है, आपको सारे वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं करना, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो मुश्किल से प्रोनाउंस हो रहे हो या आपको अंडरस्टैंड ना हो रहे हो, तो उनको जस्ट आप स्किप करें और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपने, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी ऐड कर देते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, होते हैं लेकिन आपके आंसर से कोई लेना देना नहीं है, उस टॉपिक में से ही बात की गई है, लेकिन कुछ वर्ड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं और वो देखें कि अच्छा आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इस टेस्ट में या नहीं, इस आयल्स के जो रीडिंग मॉड्यूल है इसमें, या राइटिंग में, स्पीकिंग में, वट जो भी है। बट रीडिंग की अगर बात करें तो आपने उन वर्ड्स को स्किप कर देना जो हार्ड टू प्रोनाउंस और हार्ड टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है, आप देखें कि उस वर्ड को गेस करने की कोशिश करें, पूरी लाइन पढ़ें, उसके बाद देखें इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है नहीं हो रही, तो उसको सर्च कर लें, उसके अल्टरनेट और भी इस तरह की कोई बात आपको मिल जाए तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हो जाएगी। जरूरी नहीं है आप उनके सारे आंसर्स को एक्यूरेटली ही सॉल्व करें, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। ठीक है, रियल टेस्ट में तो आपको सब ठीक से फिल करना ही है, लेकिन राइटिंग में आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप सीखें कि क्या स्ट्रेटेजी है। ठीक है, क्या आप किस तरह से एक प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर पा रहे हैं, एक क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं, आपका टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो आपने पैनिक नहीं होना है, और एज मच एज पॉसिबल आपने करना ये कि आपकी जो लर्निंग है उसकी स्ट्रेटेजी समझने पे हो क्या है। जैसे अभी ना इसमें एक क्वेश्चन आएगा, नॉट अ गिवन, यस और नो, तो उसमें आपको देखना है कि स्टेटमेंट्स हैं, उसमें आपने बतानी है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो बताई गई है, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, जो ठीक है, तो आपने वो देख के समझना है कि ये बात की गई है पैराग्राफ में या नहीं। अगर तो की गई है यस, नहीं की गई नो। नॉट अ गिवन का मतलब इस बात का कोई जिक्र हुआ ही नहीं है उस पैराग्राफ में, तो नॉट अ गिवन आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेशो कुछ इस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल यस नो नॉट अ गिवन की 2:2 रेशियो होती है, यस और नो की ज्यादा रेशियो होती है एज कम्पेयर टू नॉट अ गिवन। तो अगर एक टिप इसकी ये भी है कि अगर आप यस लगा देते हैं, आपको नहीं समझ में आ रही है, आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं उस पर, और इसके मार्क्स भी कम होते हैं, लाइक आपको मैक्सिमम 3 सॉल्व करने होते हैं, इसको क्लियर करने के लिए 2 करने होते हैं, 2 मार्क्स आ जाए एनफ है, 3 आ जाए तो आपका जो स्कोर है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो अगर आप सारे यस कर देते हैं तो उनमें से कोई 2 ऐसे तो होंगे जो यस होंगे, क्योंकि इसकी रेशो इक्वल है यस और नो की। या मे बी नॉट अ गिवन ना हो, 3 यस हो जाएं, 2 जो ऐसे हो जो नो ऑप्शन हो, तो इस तरह से स्ट्रेटेजी होती है। इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आएगी कि अच्छा किस तरह से। टाइम कम है तो सबसे आखिर पे आप वो करें, टाइम कम है तो समझ लें, अगर समझ नहीं आ रही है तो इसी तरह से अप्लाई करें कि सारे यस लगा दें सारे नो लगा दें, लेकिन कभी भी सारे नॉट इवन नहीं लगाने, इसकी रेशो सिर्फ 1 होती है, ये कभी कभी होती नहीं है, बहुत कम रेशो होती है। तो सब पहले तो कोशिश करें समझ लें,
नहीं समझ आ रही तो ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई हो सकती है। और आपको रीड करना है एक्टिवली, नॉट पैसिवली। लाइक इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि आपकी इंगेजमेंट हो उस पैराग्राफ से जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छे से आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड ऑल दैट। आप पढ़ें उसको इम्प्रूव करने के लिए। रीडिंग स्किल्स, आपकी वोकेबलरी देखें, ग्रामर देखें, स्पेलिंग्स देखें, क्योंकि समटाइम हमें लग रहा होता है कि हमारी स्पेलिंग ठीक है, जब हम कहीं किसी बुक में पढ़ते हैं तो हमें फिर समझ में आता है अच्छा हम तो ये जो है वो गलत लिखते रहे हैं, अच्छा इसको ऐसे ही करना है। तो लर्निंग कहीं ना कहीं हो जाती है, जाया नहीं जाती। जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स हैं कुछ, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस है, बिगिन, स्टार्ट, बिग, ह्यूज, ब्रेव, करेजियस, ये जितने भी है ना, इसमें मीनिंग सेम है बट इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनके स्पेलिंग डिफरेंट है। तो आप क्या करें कि एक लिस्ट बना लें। इसकी एक टिप ये हो सकती है स्पेलिंग को अच्छा करने की, एक लिस्ट बना लें और रैंडमली आप कुछ भी वर्ड्स लिखें। ठीक है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप लिखें। चीटिंग नहीं करनी है, कहीं से देखना नहीं है कि इसके स्पेलिंग ये है तो मैं देख के लिख लेता हूँ इम्प्रूव हो जाएगी, मेरी लर्निंग इससे नहीं होगी। आपने माइंड में ये रखना है कि बस मैंने लिखते जाना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्पेलिंग की, मुझे लगता है कि ठीक है ओके लिखें उसको। लेकिन आपका जो ग्रामरली है उसको ऑफ कर दें, वो जो स्पेल चेकर होता है उसको ऑफ कर दें, ताकि वो आपको रेड लाइन देके ना बताए कि ये ठीक है ये गलत। उसके बाद आप देखें कि उनके जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो इंटरनेट से देख लें, वन बाय वन देखते रहें या फिर लिस्ट बना के उसके साथ पेस्ट कर लें। और फिर आप देखें कि आप कितने वीक हैं स्पेलिंग में, आपके कितने परसेंट आंसर जो है वो एक्यूरेट हो रहे हैं, कितने परसेंट आंसर जो है वो नहीं हो रहे। फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरी ये जो है वीकनेस है, मेरी स्पेलिंग वीकनेस है। या इसी तरह वोकेबलरी हो सकती है। तो हर तरह की, अभी जैसे ये देखें रॉन्ग स्पेलिंग एंड करेक्ट स्पेलिंग, अभी रिसीव ये भी ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है। मोस्टली हम इस तरह से लिख देते हैं, हमें लगता है कि ये ठीक है, रॉन्ग स्पेलिंग है, रिसीव के ये होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ये तरीका बेहतर है जो भी मैंने बताया। पैटर्न को समटाइम हम ऐसे लिख देते हैं लेकिन स्पेलिंग रियल जो होते हैं करेक्ट होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, पहले पहले आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने प्रैक्टिस करनी है स्लो एंड फास्ट। पहले आप स्लो प्रैक्टिस करेंगे, आप सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे ना कि आप जो नई स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं उसमें आपकी वीकनेस क्या है। क्या वो वोकेबलरी है, क्या रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा, क्या आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ज्यादा हो रही हैं। तो जब आप उस चीज को समझ लेंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा अपनी वीकनेसेस का, तो फिर आप देखेंगे कि आप उस पर कितना टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑलरेडी एक चीज बहुत अच्छी है और आप उसी पे टाइम लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है। ऐसा नहीं है। जो वीकनेसेस हैं पहले उनको करें और उसके बाद फिर उसके बाद देखें जो कम वीकनेसेस हैं फिर उन पे आए, फिर वो जो अच्छी चीज आपको आती है अच्छे से उस पर बहुत कम टाइम लगाएं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस करने का तरीका है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट दें, पहले आपका जो है 2.5 आवर्स लग रहे हैं, फिर 1.5, एंड आफ्टर दैट आपको समझ में आ गई है चीजें किस तरह से हो रही हैं, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, तो आपका बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, 2.5 घंटे से आप 1 घंटे पे आ जाओगे, जल्दी प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे बैंड की स्ट्रेटेजी बताई है, 9 बैंड्स लेने की। ठीक है, इनको आप फॉलो कर सकते हो, अच्छी चीजें बताई हैं। उसके बाद कहाँ से आप अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो वेबसाइट्स के नेम भी मेंशन है, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, काफी हेल्पफुल होगा। या आप 2 से 3 डेली आप प्रैक्टिस टेस्ट तो दिया करें ना, जो आपको एग्जाम में हेल्प करें। आप हर एक मॉड्यूल पे मैक्सिमम 1 घंटा लगा लें। अगर बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो रही, आपको लगता है और टाइम लगाना चाहिए, तो 1.5 से 2 घंटे लगा लें। लेकिन कभी भी उस चीज को बार बार प्रैक्टिस ना करें, उस टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस ना करें, एक बार कर लिए उसको छोड़ दें, नेक्स्ट पे आ जाए। ऐसा नहीं है कि एक आपने टेस्ट लिया, उसके प्रैक्टिस की, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर आपने दोबारा उसको पकड़ लिया, फिर आप प्रैक्टिस करने बैठ गए, तो इससे लर्निंग नहीं होगी, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बताया कि अपने आंसर्स को आप चेक करें। पहले चेक नहीं करना है, पहले आपने आइडिया नहीं उसका ले लेना कि ओवरव्यू देख लेता हूँ अच्छा किस किस तरह के आंसर है, तो फिर इनकी स्कैनिंग करूंगा या फिर स्किमिंग करना स्टार्ट करूंगा। नहीं, जो भी आपको समझ में आता है उसका आंसर आप लगाएं और उसको नोट कर लें, उसको कहीं सेव कर लें। ठीक है, अगर आप पेपर पे या कर लें या फिर अपने लैपटॉप पे कर लें, और उसके बाद फिर आप आंसर्स चेक करें, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है मेरी इतनी लर्निंग है, इतने परसेंट मेरी तैयारी हो रही है, इतने परसेंट नहीं हो रही। क्योंकि आपकी आपका अपना टेस्ट है, आपने देना है, किसी ने आपकी जगह आके नहीं देना। वहां पे कोई ऐसा चांस नहीं होता कि आप चीटिंग कर सकें। कुछ भी ऐसी चीज
आपको हेल्प नहीं करने वाली है। आपकी प्रैक्टिस वाइज ऐसी चीज है जो आपकी हेल्प करेगी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपका जो है वो स्कोर आएंगे, उतनी अच्छी आपकी जो है इसमें क्या उसको कहते हैं, बैंड आएगा। अच्छा, यू गेट स्ट्रेट क्वेश्चन करेक्ट एंड डोंट सॉल्व अदर प्रॉब्लम। अच्छा, आपको अगर लग रहा है ना कि इस एक सेक्शन को, क्योंकि आपने ओवरव्यू तो उसका देख लिया, सारे पढ़ लिए, एक दफा देख लिए, आपको लग रहा है कि एक सेक्शन मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, मैं इसको कर सकता हूँ, उसको कर लें। जो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको थोड़ा सा टाइम बाद कर लें। ये अगर आप एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन टाइप पे, एक सेक्शन पे स्टक हो गए हैं, उसी को लेके ना बैठे रहें, क्योंकि टाइम कम होता है। तो आप क्या करें कि उसको वहीं पे छोड़ें, दूसरे पे जंप करें और उसको सबसे आखिर पे कर लें। सम टाइम ऐसा होता है ना, ह्यूमन नेचर है कि हम कहीं इस किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं, तो हमें एट अ टाइम उसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा होता या उसका आंसर समझ में नहीं आ रहा होता। तो थोड़े टाइम बाद हम उस प्रॉब्लम पे आए तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, चीजें हट जाती हैं माइंड से जो फिर हमें स्टक कर रही होती हैं, तो फिर हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर हम उसको अच्छे से आंसर कर पाते हैं। तो आप देखें कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ कौन सी है, वीकनेसेस पे ज्यादा काम करें, स्ट्रेंथ पे कम टाइम लगाएं। तो इन सब चीजों की इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे स्ट्रेटेजी क्या है, तो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगर इसको सीखे समझे बगैर ही आप बस करना स्टार्ट कर देंगे, देखी जाएगी जो होगी ये समझ के, तो वो फिर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी। आपका इसमें टाइम जो इन्वेस्ट हुआ वो भी जाया, आपकी एनर्जी भी जाया, आपके पैसे भी जाया। ठीक है, आप बार बार दे सकते हैं टेस्ट, अफोर्ड कर सकते हैं, वो दे भी सकते हैं, लेकिन क्यों भाई इतने पैसे हम खर्च करें, एक ही बार हम पैसे, अपनी मनी, अपने टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें और उसको अच्छे से करें और क्लियर कर लें। ठीक है, क्योंकि लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है, कवर करनी है। तो बहुत सारी चीजें करने से बेहतर ये है कि आप कम चीजें कर लें, अच्छे से कर लें और कम टाइम में कर लें। तो अभी किसी का इसमें कोई प्रॉब्लम हो या किसी को समझ नहीं आई हो, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो वो पूछ ले। तब तक मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ स्लैक पे। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। हमें जी अपनी पूछिए। रीडिंग स्पीड और रीडिंग स्किल्स को कैसे इनहेंस करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल? एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी रीडिंग स्किल्स को, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आप देखें न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, आपके अगर घर में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट से देखें, उन्हें डाउनलोड कर लें, वो रीड करें। मैगजीन्स देखें, कोई बुक्स आपके पास इंग्लिश में पढ़ी आप वो पढ़ें। ठीक है, पहले ही आप जो रीडिंग मॉड्यूल है उस पर जंप ना करें, पहले थोड़ी सी आपकी रीडिंग एबिलिटीज इनहांस हो जाए, उसके बाद आप जंप करेंगे तो आप देखेंगे, यू यू विल फील द डिफरेंस कि अच्छा मेरी कितनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हुई हैं और कितनी मुझे और करनी है। तो इस सेशन में भी अगर आते रहे, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, बहुत सारी चीजें करने को नहीं हो रहा है, तो आप सेशन में आते रहेंगे, हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं जैसे हम खुद करते हैं वैसे ही सबको करवा रहे होते हैं, तो उसमें भी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, आपकी स्किल जो है वो रीडिंग की इम्प्रूव हो जाएंगी। तो हाँ, रीड बुक्स जो आपको अच्छी लगती हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ लें, एनीथिंग, कुछ भी। लेकिन आपने अंडरस्टैंड नहीं करना, आपने वो कॉन्सेप्ट्स में नहीं चले जाना डीप के, अच्छा ये बात की गई है, इसकी समझ नहीं आई, पढ़ते जाएं बस। ठीक है, वोकेबलरी इंप्रूव अपनी करें, देखें सारी चीजें कहाँ अपोस्ट्रोफी आ रही है, पंचुएशन कहाँ कहाँ हो रही है, कैपिटलाइजेशन किधर किधर आ रही है, साथ साथ रीडिंग की चीजें भी कवर होती रहेंगी। ठीक है, जिसकी ना समझ आए उसको सर्च कर लें, गूगल सर्च कर लें, या जो भी आपको लगता है कि कहीं पे मैं इसको ट्रांसलेट कर लूँ और मुझे समझ में आ जाएगी, तो ये भी कर सकती हैं आप। ओके मैम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?
ये स्पीक से कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट होगा? रीडिंग मॉड्यूल। अच्छा, रीडिंग से स्टार्ट करना सही। वैसे तो लिसनिंग हमने कवर कर लिया है, और उसके बाद हम रीडिंग पे जंप करें, देन आफ्टर दैट देखेंगे कि हम राइटिंग पे जंप करते हैं या फिर स्पीकिंग पे। जैसे स्पीकिंग में आपको फिर समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आएगी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे बहुत एक्यूरेटली प्रोनाउंस करना है। ठीक है, आपको प्रोनाउंस करते हुए ऐसा नहीं है कि आप मुंह में वो वर्ड बोल जाएं और अगले को समझे कि समझ में आ रहा है, नहीं। अच्छे से प्रोनाउंस करें, बिल्कुल क्लियर आपकी वॉइस होनी चाहिए। हम उसकी प्रैक्टिस भी सेशन में ही करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसकी लाइव प्रैक्टिस होगी, फिर आपके वो जो बैंड्स होंगे वो वहाँ दिख रहे होंगे। ठीक है, आफ्टर प्रैक्टिस के आपकी फ्लुएंसी कितनी थी, आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, ठीक है, आपकी लेक्सिकल रिसोर्स, और उसके बाद ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग, वो स्पेलिंग तो नहीं आती, खैर प्रोनाउंसिएशन। तो ये सारी चीजें आपकी काउंट हो जाएंगी, और हर एक का अलग अलग बैंड होगा। जैसे हमारा जीपी और फिर सीजीपी कैलकुलेट होता है ना, सेम लाइक दैट। तो हर एक की अलग अलग से बैंड होगी, स्कोर होगा। तो उसके बाद आपका वो कलेक्टिवली ऑन एवरेज जो भी आपका बैंड बनेगा, फिर वो आपका उस मॉड्यूल का होगा। सही है। तो उसकी लाइव प्रैक्टिस हम करेंगे, रियल टेस्ट की तरह ही होगा। तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी और प्रैक्टिस अच्छे वाली हो जाएगी। अच्छा मैम, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने कहा कि जो आपके इंटरेस्ट के आर्टिकल्स हैं वो पढ़ने चाहिए। ये क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चन वो वाले रॉन्ग होते हैं जो मेरे इंटरेस्ट से आउट ऑफ टॉपिक होते हैं। थोड़ी मैं ना आपका क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पाई, आप दोबारा पूछ सकती हैं। अच्छा, मेरे ना क्वेश्चन इस वजह से रॉन्ग नहीं होते कि मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं, मेरे क्वेश्चन इसलिए रॉन्ग हो जाते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। अगर कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, डिफिकल्ट आ गया, जैसे साइंस का कुछ इस तरह का टॉपिक आ गया, तो उस टॉपिक के अंदर मेरे क्वेश्चंस गलत होने लग जाते हैं। मैंने ना इस चीज को पहले ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि आपका टॉपिक किसी भी किस्म का आ सकता है। आपने ये नहीं देखना कि मेरा उसमें कितना नॉलेज है या मेरा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आपको समझ आ जाएगा ना स्किम कैसे करना है, स्कैन कैसे करना है, कीवर्ड जो भी मैंने आपको बताया, हाईलाइटेड जो पॉइंट्स होते हैं उनको माइंड में रखते हुए आपने आंसर्स को डिटेक्ट करना है। अगर आप ये कर लेती हैं, आपके आंसर्स कभी भी 100% श्योरिटी देती हूँ कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। अगर आप इस चीज पे फोकस करेंगे ना कि टॉपिक क्या है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने लाइफ में कभी नहीं पढ़े। इंग्लिश जो है वो बहुत ही वास्ट एक वैसी लैंग्वेज है, कुछ इसमें जो टॉपिक्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हम सारे टॉपिक्स की हमें नॉलेज नहीं हो सकती। हम कंप्यूटर नहीं है कि हर चीज को हम अपने माइंड में स्टोर कर लें और वो हमेशा याद रहे। ठीक है, नहीं हो सकता ऐसे। तो स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है, क्वेश्चन की टाइप की स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ये हाउ टू सॉल्व दैट सेक्शन, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। वो हम करेंगे तो ऐसा ऐसा आपको समझ आ जाएगी। हर तरह का टॉपिक करेंगे जितना हम कवर कर सकते हैं सेशंस में इन मॉड्यूल्स को, तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगी समझ। वो मैंने आपको इसीलिए कहा था कि मतलब जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि मतलब मोस्टली इस तरह होता है कि आप कोई चीज़ रीड करते हो और आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होती। आप 2-3 मिनट उसे रीड करते हो, या मे बी मैक्सिमम 5 मिनट, तो आप रुक जाते हो, फिर कोई और चीज़ देख लेते हो, यार चलो मैं ये रीड कर लेता हूँ। तो इसीलिए जो इंटरेस्टिंग लगती है उस पर पहले फोकस कर लो। तो ये होगा कि आपकी थोड़ी पावर स्ट्रांग हो जाएगी, रीडिंग पावर, ताकि आपको फिर स्कीमिंग और जो स्कैनिंग करनी होती है ना वो इजीली हो जाएगी। तो वो उसके लिए मैंने खाली कहा था कि इंटरेस्टिंग पहले वो चीज़ें देखो, क्योंकि टेस्ट में तो ये होता है ना, कभी भी सेम चीज़ आती नहीं है, और ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं जो आपने जिंदगी में नहीं पढ़े होते, जैसे हिस्ट्री का हो गया या कोई और इस तरह का टॉपिक आ जाएगा। तो वो मोस्टली बंदे को आइडिया ही नहीं होता यार ये है किस चीज़ के बारे में। तो आपकी ये होगा कि अगर रीडिंग स्किल स्ट्रांग होगी तो उसकी वजह से आप उसे भी कवर कर जाएंगे। बिल्कुल, यू आर राइट। अब जैसे ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ना माइंड में रखने हैं, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे हम जब प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो बताते रहेंगे क्या है। फॉर एग्जांपल ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स आ गई है ना, जिसके उस फिल इन द ब्लैंक्स, उस ब्लैंक से पहले बाय है। ठीक है, बी वाई बाय। तो आपको पता है या पता होना चाहिए कि बाय के बाद मोस्टली यूज होती है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने ये माइंड में रख ली चीज, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, मुझे जो आंसर फाइंड करना है, जो वन वर्ड है, वो आईएनजी फॉर्म वाला जो होगा ना वो ढूंढना है।
बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए चीज। आपने पैराग्राफ लोकेट कर लिया, लाइन लोकेट कर ली, देन आंसर डिटेक्ट करते टाइम पे आपने देखा कि अच्छा बाय के बाद मोस्टली जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना यूज हो रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं देखना, बाकी चीजें भी देखनी है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो वर्ड आपको लग रहा है कि ओके फिट हो सकता है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आप उस वर्ड को डिटेक्ट करो और वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह की चीजें आपको माइंड में रखनी है। टॉपिक को नहीं देखना, वो किसी भी तरह का आ सकता है। स्ट्रेटेजीज पे फोकस करना है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? मैम वो एक तो मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन ये था, मेरा रीडिंग के पर्सपेक्टिव से था, टेस्ट सोल्विंग के क्वेश्चन से नहीं था। आर्टिकल्स रीडिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने पूछा था। आप ये कह रही हैं ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग। मैम उस सर ने आंसर कर दिया था। सर सकलेन ने। अपोजिट हो तो जी आपको जी, उसकी मैं समझ नहीं समझ आती, गया था तो आपका इस वजह से क्वेश्चन। आपके। मैं क्वेश्चन आपको समझ गया था कि आपने यही पूछा था कि मतलब कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिसमें आप मतलब थोड़ा फंस जाती हैं, इस तरह आइडिया नहीं हो रहा होता कि क्या करना है। बट ये एक बार आप वो चीज़ें तब रीड करना स्टार्ट करेंगे ना, आदत हो जाएगी, तो सारे टॉपिक फिर इजी लगेंगे, ऐसा ऐसा। अच्छा, हमें से कोई ऐसा है कैंडिडेट जिसने आर्ट्स का टेस्ट क्लियर कर लिया है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है, तो कर सकते हैं ताकि मजीद चीजें क्लियर हो जाए। एनीवन? कोई भी नहीं अभी तक? नहीं, रिसेंटली तो नहीं, मैंने बहुत पहले किया था, तो जो अभी एक्सपायर हो गया टेस्ट। उसमें ये था कि पेपर बेस्ड अटेम्प्ट किया था। तो पेपर बेस्ड में ये डिफिकल्टी होती है, जिसकी राइटिंग फ्लो है अगर वो मतलब नहीं लिख सकता तो उसके लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है। और जैसे हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम मोस्टली कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसमें टाइपिंग स्किल्स हमारी अच्छी होती है। तो आप कंप्यूटर बेस्ड जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस उसमें एक चीज़ का वो है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें ना हो जब आप लिसनिंग कर रहे हो, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता चेक करने का। अदरवाइज फिर पेपर बेस्ड ही ठीक है अगर किसी की राइटिंग सही है तो। बाकी हम्म। बाकी वो एक्सपीरियंस तो सेम ही होता है। तो इतना कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वही चीज़ें ही आनी होती हैं। तो सेम वैसे ही होता है। बस अपने आप को ट्रेन ऐसा करें कि जो उसी एग्जाम की सिचुएशन में उसमें रह के ट्रेन करें अपने आप। लाइक आप फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आपने 1 आवर में कंप्लीट करना है, जैसे कह लें कि राइटिंग पार्ट 1 आवर में अपने कंप्लीट करना है, तो दोनों पार्ट उसके, तो आप उसे 1 आवर के अंदर ही कंप्लीट करें। तो शुरू में टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसा ऐसा फिर वो ये होगा कि जैसे ही 1 आवर के अंदर होता जाएगा तो आपको भी फील होगा कि यार चलो मैं थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है मेरे अंदर। तो इंशाल्लाह जब जैसे ही एग्जाम के अंदर आप जाओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ईजी लगती हैं फिर। अच्छा, इसमें देखा जाता है कि अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हैं और आपकी राइटिंग इतनी ज्यादा नीट नहीं है और थोड़ी मुश्किल से समझ में आ रही है, तो इसमें मार्किंग का कुछ होता है? क्योंकि नहीं नहीं, अभी तक। मार्किंग नहीं करती। आप उसमें कटिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम्म। आपने एक पैराग्राफ लिखा, तो उसमें आपने कुछ जैसे वर्ड लिख लिए, गलत हो गया, तो आपके पास इतना टाइम नहीं कि पहले मैं उसे रब करूं, क्योंकि करना तो पेंसिल से ही होता है। तो आप हम्म। ऐसे इतना टाइम नहीं कि आप पहले रब करें उसे, आप उसे काट दे, ठीक है, कटिंग कर ले। अगर आप पूरा पैराग्राफ गलत हो गया उसे कटिंग कर ले, तो वो बिल्कुल नहीं चेक करते ना आपकी स्पेलिंग में भी उनको समझ ना आ रही हो कोई इक्का दुक्का वर्ड, और मोस्टली वो मतलब अंडरस्टैंड कर ही लेते। तो अगर इतना अगर किसी का इशू है कि राइटिंग में, वो थोड़ी एक एक आई थिंक सो 1-2 वीक ही लगेंगे, या 1 मंथ के अंदर अंदर ही आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाती है। आप कंप्यूटर बेस्ड दे दें वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें ये भी फायदा होता है कि वर्ड्स लिखते टाइम मतलब वो राइटिंग के टाइम आपके वर्ड्स ऊपर आ रहे होते हैं कि आपने कितने वर्ड्स लिख लिए। तो ये भी इशू नहीं हम्म। होता कि यार मेरे 250 या 150 वर्ड पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये भी आइडिया नहीं हो रहा था कभी बंदे को। तो कंप्यूटर बेस में ये अच्छा है, उधर वर्ड भी आ रहे होते हैं और आप कोई पैराग्राफ भी एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं, तो पीछे आपके कोई ऐसा पॉइंट मिस हो गया तो आप पीछे जाके ना क्लिक करके उधर ही ऐड कर दें। तो ये 2-3 बहुत से फायदे हैं। खाली बस एक फायदा जो नहीं है, जो उसमें लिसनिंग वाले में, उसमें आपको टाइम नहीं मिलता। बस जो लिखना है उसी टाइम हम्म। लिखना है, बस एक्स्ट्रा जो 10 मिनट्स है ना चेकिंग के, वो फिर नहीं मिलता बस। बाकी बहुत फायदे हैं उसके, ज्यादा कंप्यूटर बेस के ज्यादा अच्छा है। सही। सही हो गया। अच्छा, राइटिंग के लिए अगर हम ये कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा कि हमें वर्ड्स ना काउंट करने पड़े, हमें आइडिया
हो जाए, क्योंकि कम वर्ड्स नहीं लिख सकते, लेकिन अगर थोड़े से ज्यादा हो जाए तो चलता है, ठीक है, इसमें मार्क्स की डिटेक्शन नहीं होती, सॉरी डिडक्शन नहीं होती। तो आप ये कर सकते हैं, आप देखें कि वो जो पेपर फॉर्मेट है जो आपका रियल टेस्ट में है, आप पूछ लें किसी फ्रेंड ने दिया है या आप में से किसी ने दिया है, आपको पता होता है कि क्या उसका वो इंटरफेस है, ठीक है, वो कितनी लाइंस हैं। आप देखें कि आपका जो रजिस्टर का पेज है जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर बेस की उसकी राइटिंग की, तो आप देखें कि एक लाइन पे आप मैक्सिमम 4 to 5 वर्ड्स अगर लिख लें या मैक्सिमम 6 लिख लें, ठीक है, अगर आप बहुत ही मिला मिला के लिख रहे हैं, खुला खुला नहीं लिख रहे, तो आप फिर काउंट कर लें, ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप काउंट कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर अच्छा मैं इतनी लाइंस पे इस तरह से इतने इतने वर्ड्स लिखूं तो मेरी जो लिमिट है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है, मेरा जो वो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो ये आइडिया हो सकता है, ये आप प्रैक्टिस में ये कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैम ऐसी है। इसमें और मैम हमारा टाइम जो है वो अब हो चुका है। नेक्स्ट सेशन का टाइम है तो सेशन एंड करना होगा। तो ठीक अगर है, किसी का ओके, कोई नो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम। हो तो हाँ स्लैक पे पूछ लीजिएगा, वरना फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। सही है, चलें जी, ठीक है फिर, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्लैक पे पूछ लें, ठीक है, या नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लें। तो कल हम रीडिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल कवर ऑल द थिंग्स टाइम बाय टाइम, ठीक है, ओके ओके, ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह, थैंक यू सो थैंक मच फॉर द यू। सेशन।